मॉर्निंग एस्पिरेंट्स न्यूज टुडे के एक नए अंक में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों के साथ। आज की मुख्य खबरों में सबसे प्रमुख खबर है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी के द्वारा जारी किया गया है। अब हमारा जो आर्थिक सर्वेक्षण है वो भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति के बारे में क्या कहता है, ये जानना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में भारत को एक उद्यमशील राज्य की ओर संक्रमण करने का आह्वान किया गया है। तो आखिर इसका तात्पर्य क्या है और ये अवधारणा हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी के साथ साथ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के अपडेशन की बात भी चर्चा में रही है। साथ ही ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग एक बार फिर से चर्चा में बनी रही और एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए कोकिंग कोल को क्रिटिकल मिनरल्स की सूची में शामिल कर दिया गया है। यानी एमएमडीआर में जहां हम क्रिटिकल मिनरल्स को रखते हैं, उसी सूची में अब कोकिंग कोल को शामिल कर दिया है। अगर बात की जाए संक्षिप्त सुर्खियों की तो डार्क मैटर है ना, कालबेलिया, डस्ट स्टॉर्म, बॉम्ब साइक्लोन, लिविंग रूट ब्रिज, ये सारी संक्षिप्त सुर्खियां भी रही जो चर्चा में बनी हुई है। तो चलिए आज के इस अंक में हम इन खबरों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात की जाए आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 की, और जैसा कि अब सभी जानते हैं कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 को निर्मला सीतारमन जी जो भारत की वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। यहाँ एक प्रमुख बात है जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वो ये कि भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति का हम उस समय में आंकलन कर रहे हैं जब वैश्विक स्तर पर अनिश्चितताएं बनी हुई हैं, और अनिश्चितताएं अब परिचय का मोहताज नहीं है। हम देखते हैं कि वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक तनाव चल रहे हैं, अलग अलग प्रकार की व्यापारिक बाधाएं देखने को मिल रही हैं, ट्रेड वॉर, ट्रेड वेपनाइजेशन जैसी रणनीतियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। राष्ट्रों के द्वारा अब वैश्वीकरण के स्थान पर संरक्षणवाद की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति भी देखी गई है। तो इस प्रकार की सारी वैश्विक अनिश्चितताएं हैं और उनका प्रभाव वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में भी देखने को मिल रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की जो ग्रोथ रेट है, जो इन्फ्लेशन इत्यादि के आंकड़े हैं, उनमें भी हम देखते हैं कि एकरूपता का अभाव देखने को मिल रहा है। यानी जो पूरा वित्त वर्ष 25-26 रहा अनेक प्रकार की अनिश्चितताओं से भरा हुआ था, और उन्हीं अनिश्चितताओं में आखिर भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन कैसा रहा, इसकी बात करता है आर्थिक सर्वेक्षण 2025 और 26। चलिए भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए कि इस समय अवधि में यानी वित्त वर्ष 26 में भारत की रियल जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रही। रियल जीडीपी अर्थात जीडीपी का वो आंकड़ा जो मुद्रास्फीति के प्रभाव से मुक्त है, उसे हम क्या कहते हैं, रियल जीडीपी। तो अगर रियल जीडीपी के आंकड़ों की बात की जाए तो जीडीपी की वृद्धि दर का जो पहला अनुमान आया है, प्रथम एडवांस एस्टिमेट जो आया है, वो क्या कह रहा है, जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है, 7.4%। और वहीं पर अगर सकल मूल्य वर्धन या जीवीए की बात की जाए तो इसकी दर 7.3 रहने का अनुमान है। जीवी क्या होता है, सकल मूल्य वर्धन क्या होता है। देखिए बिजनेस के लेवल पर कच्चा सामान, मध्यवर्ती वस्तुओं को लिया जाता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, उद्यमिता इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता है, और जो मूल्य वर्धन, जो वैल्यू ऐड की जाती है, उसी को हम वैल्यू एडिशन कहते हैं। और उत्पादन के क्रम में अलग अलग चरण में जो मूल्य वर्धन हो रहा है, अगर उसे हम जोड़ लें तो हमारे सामने जीवीए का आंकड़ा आ जाता है। तो सबसे प्रमुख बात, भारत विश्व की तेजी से उभर रही अर्थव्यवस्था है। समृद्धि दर की बात की जाए तो समृद्धि दर का पहला अग्रिम अनुमान है कि भारत की समृद्धि दर या जीडीपी वृद्धि दर 7.4% है। तो सबसे पहले हमें पता चलता है कि हमारी ग्रोथ रेट 25-26 में आखिर क्या रही। अब अगर बात की जाए इस ग्रोथ रेट की, तो इस ग्रोथ रेट का या इस समृद्धि का प्रमुख चालक क्या है, तो आर्थिक सर्वेक्षण कहता है कि घरेलू मांग इस आर्थिक समृद्धि का प्रमुख चालक है। और घरेलू मांग में भी क्या, जो प्राइवेट
अंतिम उपभोग व्यय है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, वो सबसे बड़ा घटक रहा है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो घरेलू क्षेत्र के द्वारा, साथ ही जो निजी नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूट्स के द्वारा वस्तु और सेवाओं को खरीदा जाता है, चाहे निजी क्षेत्र की या घरेलू क्षेत्र की बात की जाए तो अपने खुद के उपभोग के लिए। और ये जो प्राइवेट नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये चैरिटी या सामाजिक कल्याण के लिए वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करती हैं। तो ये अर्थव्यवस्था में मांग करने वाला सबसे बड़ा एकल घटक रहा और इसकी हिस्सेदारी लगभग लगभग 61.5% के आसपास रही। अगर हम बात करें कि अर्थव्यवस्था का वो कौन सा क्षेत्रक रहा जिसकी ग्रोथ रेट सर्वाधिक रही, तो इस फ्रंट पर यानी आपूर्ति पक्ष के फ्रंट पर बात की जाए तो सेवा क्षेत्रक की समृद्धि हमारे लिए प्रमुख रही। और समृद्धि दर के आंकड़ों की बात की जाए तो वित्त वर्ष 2025-26 का जो अनुमान है वो क्या कह रहा है कि सेवा क्षेत्र की समृद्धि दर 9.1% रही है। ये सारे आंकड़े हैं जो हमारे सामने, हमारा फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट आया है 25-26 को, वो रख रहा है। यानी हमें ये पता चला कि हमारी ग्रोथ रेट क्या है, हमें ये पता चला कि हमारे ग्रोथ रेट के प्रमुख ड्राइव क्या है, ड्राइवर्स क्या है। मांग पक्ष पे क्या है? प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, है ना। अगर हम आपूर्ति पक्ष की बात करें तो सेवा क्षेत्रक है जो भारत को सबसे अच्छी ग्रोथ रेट दे रहा है। अगर हम इन्वेस्टमेंट के फ्रंट पर बात करें तो भारत में ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की जो ग्रोथ रेट रही वो 7.8% रही। अब ये ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? देखिए, जब हम अर्थव्यवस्था में स्थिर प्रकार की पूंजी निर्माण पर निवेश करें, अर्थात जब हम मशीन, उपकरण, भवन, है ना, या फिर सॉफ्टवेयर इत्यादि इन सब चीजों पर निवेश करें जिससे कि उत्पादन क्षमता बढ़ेगी, क्योंकि उत्पादन में सकारात्मक योगदान देते हैं, तो इसे ग्रोस फिक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से जाना जाता है। तो ग्रोस फिक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर की ग्रोथ रेट भी 7.8% रही है और इसकी हिस्सेदारी जीडीपी में लगभग कितना है? 30% पर स्थिर रही है। यानी हमें पता चला कि ग्रोस फिक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर का स्तर क्या है, हमें यह पता चला कि जीडीपी की ग्रोथ रेट क्या रहने का जो है अनुमान आया है, और साथ ही हमें यह भी पता कि जो हमारी जीडीपी है उसके प्रमुख प्रेरक कौन रहे हैं। अगर मांग पक्ष की बात करें तो हमें समझ में आता है प्राइवेट कंजम्पशन, है ना, निजी उपभोग। और अब अगर आपूर्ति पक्ष की बात की जाए तो सेवा क्षेत्रक रहा जो हमारी जीडीपी का प्रमुख चालक बन के उभरा है। इसके अलावा अगर हम और आगे बढ़े और बात करें राज्य वित्त की, तो यहाँ पर स्थिति कुछ चिंताजनक है। आर्थिक सर्वेक्षण कहता है कि सभी राज्य सरकारों का संयुक्त राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 25 में बढ़कर कितना हो गया है? 3.2 हो गया है, जो कोविड-19 महामारी के बाद की अवधि में कितना था? लगभग 2.8%। यानी सभी राज्यों का अगर हम राजकोषीय घाटा जोड़ दें तो उसे हम क्या कहेंगे, किस नाम से जानेंगे? राज्य सरकारों का संयुक्त राजकोषीय घाटा। और इसमें बढ़ने का ट्रेंड देखा गया है और ये बढ़कर कितना हो गया है? 3.2%। तो ये हमारे लिए थोड़ी चिंताजनक स्थिति है। अगर बात की जाए सरकारी ऋण की, तो 2020 के बाद से जो जनरल गवर्नमेंट डेट है ना, या जनरल गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी रेशियो है, उसमें 7% अंक के आसपास की गिरावट आई है। अब सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि डेट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है। अगर हमारी जीडीपी है 100 रुपए, तो उसके सापेक्ष भारत सरकार पर उधार कितना है, अगर हम उसकी बात करें, है ना, तो उसे हम सामान्यतः कहते हैं डेट टू जीडीपी रेशियो। लेकिन जब हम ये कहें सामान्य जनरल गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी रेशियो, तो इसका मतलब क्या है कि हम केवल भारत सरकार नहीं बल्कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की जो ऋणग्रस्तता की स्थिति उसकी बात कर रहे हैं। यानी जीडीपी के सापेक्ष केंद्र एवं राज्य सरकारों ने मिलकर कितना उधार लिया हुआ है। तो आर्थिक सर्वेक्षण कहता है कि 2020 की तुलना में जो जनरल गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी रेशियो है उसमें भी आप देखोगे 7% अंक के आसपास कमी आई है, जो एक अच्छी बात है। लेकिन आज भी जनरल गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी रेशियो हमारा 80% के आसपास बना हुआ है, जिसमें अकेले केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 57 से 58% के आसपास बैठती है।
ठीक है, तो ये एक अच्छी बात है कि डेट टू जीडीपी रेशियो, जनरल गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी रेशियो में गिरावट आ रही है। अगर बाह्य क्षेत्र की बात की जाए तो बाह्य क्षेत्र के संदर्भ में रेमिटेंस भारत के लिए एक अच्छी खबर रही है। रेमिटेंस की अगर बात की जाए तो आप देखोगे वित्त वर्ष 25 में भारत में रेमिटेंस इनफ्लो 135 बिलियन डॉलर के आसपास रहा। भारत विश्व में सर्वाधिक रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है और ना सिर्फ भारत सर्वाधिक रेमिटेंस या विप्रेषण प्राप्त करता है, बल्कि जो सेकंड पोजीशन पर देश आता है उसकी तुलना में हमारा रेमिटेंस दुगने के आसपास बैठता है ना। तो रेमिटेंस क्या है? भारत के लोग भारत से बाहर कार्य करने के लिए जाते हैं, जब अपने घर परिवार के लिए अपनी आय का एक हिस्सा वो भेजे तो इसे हम रेमिटेंस के नाम से जानते हैं। और भारत, जैसा मैंने अभी बताया, विश्व में रेमिटेंस के मामले में प्रथम स्थान पर आता है। अच्छा, ये भी जानना महत्वपूर्ण रहेगा कि कुछ समय पहले भारत में जो रेमिटेंस आता था उसमें आप देखोगे ये जो अरब मिडल ईस्ट कंट्रीज है इनका योगदान अत्यधिक था। वर्तमान में विकसित राष्ट्रों का योगदान बढ़ा है। भारत आज के समय सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करता है तो वो किस देश से प्राप्त करता है या कहां से भारत को सर्वाधिक रेमिटेंस आती है? तो लगभग लगभग 27 से 28% हिस्सेदारी केवल और केवल किसकी है? अमेरिका की है। तो एक अच्छी बात है कि भारत को अच्छी खासी रेमिटेंस प्राप्त हो रही है। ये भारत के लिए विदेशी मुद्रा का स्रोत बनता है। एक और अच्छी बात है कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो भी लगभग लगभग 700 बिलियन डॉलर के पार हो गया है, या हम रफली कह सकते हैं कि 700 बिलियन डॉलर के आसपास भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बना हुआ है, जिसमें हम फॉरेन करेंसी असेट्स, जिसमें हम गोल्ड, जिसमें हम एसडीआर और रिजर्व ट्रांच पोजीशन को शामिल करते हैं। तो ये सारे फ्रंट, यानी अगर हम रेमिटेंस की बात करें, यदि हम हमारे विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें, चाहे जो जनरल गवर्नमेंट डेट टू जीडीपी रेशियो कम होने की बात करें, चाहे हम भारत की ग्रोथ रेट की बात करें, है ना, इन सब फ्रंट पर हम देखते हैं कि भारत का प्रदर्शन 25-26 में अच्छा रहा और ये हमें बता रहा है फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट। लेकिन जो चिंता की बात है वो ये है कि राज्यों का राजकोषीय घाटा बढ़ा है और साथ ही ग्रोस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में कोई बहुत बड़ी प्रगति हमें देखने को नहीं मिली है। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं किसके संदर्भ में? आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के संदर्भ में। और यही सारी बातें हैं जो आपको यहाँ इस चित्र के माध्यम से देखने को मिलेंगी। यहाँ पर दिखाया गया है कि 25-26 की हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट 7.4%, आने वाले साल के लिए अनुमान 6.8 से 7.2 के बीच। अच्छा, पर कैपिटा नेट नेशनल इनकम की बात की जाए तो 25-26 का हमारा एस्टिमेट क्या है? 2.20 लाख करंट प्राइस पर है। ये एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग की अगर बात करें तो यहाँ पर ट्रेंड दिया गया है। इंडस्ट्री का ट्रेंड यहाँ पर दिया गया है। ये देखिए, सेवा सेवा में जो हमारी वृद्धि दर रही वो 9.1% रही। अगर हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें तो हम देख रहे हैं कि उसमें भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है और अभी कितना है? 701 बिलियन डॉलर के आसपास। अगर हम केंद्र सरकार के राजकोषीय घाटे की, अर्थात केंद्र सरकार जो खर्च करती है और जो प्राप्त करती है, उसके बीच का अंतर क्या कहलाता है? राजकोषीय घाटा। लेकिन ध्यान रहे, इन प्राप्तियों में हम ऋण प्रकार की प्राप्तियों को शामिल नहीं करते क्योंकि ऋण लिया ही घाटे की पूर्ति के लिए जाता है। तो अगर राजकोषीय घाटे की बात करें तो 24-25 को लेकर जो हमारा अनुमान है वो कितना है? 4.8। अच्छा, 25-26 के लिए हमारा आंकड़ा क्या था कि भारत का राजकोषीय घाटा कितना रहेगा? लगभग 4.4% के आसपास। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। 25-26 में आखिर भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन किस प्रकार का रहा, इस बारे में हमारे सामने तथ्य और विश्लेषण प्रस्तुत करने का कार्य करता है आर्थिक सर्वेक्षण 2025 और 26। और आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि यूपीएससी एग्जाम, चाहे प्रीलिम्स की बात की जाए, चाहे मेंस की बात की जाए, चाहे पर्सनैलिटी टेस्ट की बात की जाए, आर्थिक सर्वेक्षण हमारे लिए कितना जरूरी है। तो जो की हाईलाइट है, पूरा सर्वेक्षण नहीं, जो की हाईलाइट है, जो इंपॉर्टेंट एरियाज हैं, उन्हें आपको अपनी तैयारी से इंटीग्रेट करना है और इकोनॉमी की अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की दूसरी प्रमुख खबर।
आज की जो दूसरी प्रमुख खबर है, उसका श्रेय भी जाता है आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 को। एक्चुअली 25-26 का जो आर्थिक सर्वेक्षण है, उसमें एक की टर्म चर्चा में रही, जिसका नाम है, या जो की टर्म है, उद्यमशील राज्य, है ना? आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 भारत के या भारत को एक उद्यमशील राज्य की ओर संक्रमण को लेकर आह्वान करता है, जिसके चलते ये पूरा आर्टिकल चर्चा में रहा। और इस आर्टिकल में सबसे जरूरी बात समझना ये है कि आखिर एक उद्यमशील राज्य होता क्या है। दूसरा ये समझना जरूरी है कि आखिर वो कौन सा कारण है, या वो कौन से कारण हैं जिनके चलते हमने आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में इस अवधारणा को स्थान दिया है, क्योंकि कुछ भी बिना किसी उद्देश्य के नहीं होता। तो चलिए सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उद्यमशील राज्य की अवधारणा है क्या। देखिए, इस अवधारणा को जो है सामने लाने या लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है मारियाना माजुकाटी को। ये अवधारणा क्या कहती है? ये अवधारणा कहती है कि देखिए, जो राज्य है या सरकार है, उसका काम केवल मार्केट को रेगुलेट करना और सपोर्ट करना नहीं है, बल्कि राज्य या सरकार का कार्य इससे कहीं अधिक है। अब इससे कहीं अधिक है तो क्या है? देखिए, राज्य या सरकार अर्थव्यवस्था को दिशा देने का कार्य कर सकती है। अर्थव्यवस्था में सक्रिय ढंग से जोखिम प्रबंधन में राज्य की भूमिका या सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। अर्थव्यवस्था में जो है आप देखोगे नवाचार या निवेश को संभव बनाने में राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और ये बात आप ऐसे समझ सकते हो कि देखिए, आप देखोगे कि जो भी बड़े लेवल पर आर&डी हुआ, जो भी नवाचार हुआ, उसमें राज्य अग्रणी की भूमिका में रहा है। ऐसा कहना है उद्यमशील राज्य अवधारणा का। आप देखिए, इसका एक सिंपल एग्जांपल आप कैसे समझ सकते हो। अगर हम स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें, अगर हम सैटेलाइट इत्यादि की बात करें, तो यहाँ पर आर&डी या यहाँ पर पथ प्रदर्शक प्रारंभ में कौन बनता है? राज्य। उसके बाद निजी क्षेत्र उस क्षेत्र को लेकर आगे बढ़ता है। चाहे हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे हम जीपीएस जैसी टेक्नोलॉजी की बात करें, शुरुआत में निवेश या इनोवेशन में राज्य की भूमिका प्रमुख हो जाती है। तो ये जो अर्थशास्त्री हैं मारियाना माजुकाटो, इन्होंने ये भी कहा है कि हमें लगता है कि अमेरिका की इकोनॉमी की जो सफलता है, उसका कारण है बाजार अर्थव्यवस्था। लेकिन अगर हम वास्तव में देखें तो सरकार के द्वारा इनिशियल लेवल पर अत्यधिक निवेश किया गया है, आर&डी को अत्यधिक फंड किया गया है, जिसके चलते अमेरिका जिस सफलता तक पहुंच पाया है, वो संभव बन पाया है। तो मोटा मोटा ये अवधारणा क्या कहती है कि देखिए, राज्य को अपने आप को सिर्फ रेगुलेट या जो है पैसिवली मार्केट को सपोर्ट करने तक सीमित नहीं करना चाहिए, बल्कि सरकार की भूमिका सक्रिय जोखिम प्रबंधन, निवेश, है ना, इनोवेशन, आर&डी सबसे जुड़ी हुई है। साथ ही इकोनॉमी के वो एरिया जो हाई जोखिम एरिया है, लेकिन जोखिम होते हुए भी अत्यधिक रिवार्डिंग हो सकते हैं, उन एरियाज में सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि सरकार जब कुछ कदम उठाएगी तो निजी क्षेत्र भी उसके साथ आगे बढ़ेगा। तो यही है उद्यमशील राज्य की अवधारणा। अब हम देखते हैं कि हमारे आर्थिक सर्वेक्षण में आखिर इस अवधारणा को किस प्रकार से डिफाइन किया गया है, और इस अवधारणा की कौन कौन सी विशेषताएं हैं जिन पर प्रकाश डाला गया है। सबसे पहले जोखिम का संरचनाकरण, यानी जोखिम को स्ट्रक्चर करना, यानी जो उद्यमशील राज्य होता है ना, वो ऐसा नहीं है कि अनिश्चितता की स्थिति आने के बाद हस्तक्षेप करता है, बल्कि अनिश्चितता शुरू होने से पहले ही ऐसा राज्य या ऐसी सरकार एक्टिव हो जाती है ना। और वो सिर्फ जोखिम से बचाने की कोशिश नहीं करते, जो भी आपकी इकोनॉमी के सामने जोखिम है, बल्कि क्या करते हैं वो जोखिम को जो है स्ट्रक्चर करते हैं। सक्रिय रूप से स्ट्रक्चर करना मतलब जोखिम क्या है, उसका आंकलन करना, जोखिम को कैसे जो है वहन किया जा सकता है, कम किया जा सकता है, कहाँ कहाँ जोखिम का वर्गीकरण है, ये सब कार्य करने में किसकी भूमिका रहती है? राज्य की भूमिका रहती है। तो इसे सरल शब्दों में ऐसे समझ सकते हो कि जो उद्यमशील राज्य है ना, वो जोखिम आने की प्रतीक्षा नहीं करता। जैसे सामान्यतः कहा जाता है ना कि पुलिस प्रतीक्षा करती है कि पूरा मामला जो है निपट ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उद्यमशील राज्य की अवधारणा क्या है कि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में बात है कि उद्यमशील राज्य जोखिम आने की प्रतीक्षा नहीं करता, अनिश्चितता शुरू होने की प्रतीक्षा नहीं करता, वो प्रोएक्टिव है।
है ना? और वो चीज़ों को सिर्फ़ बाज़ार के हाथों में नहीं छोड़ता, बल्कि जो जोखिम है उसे स्ट्रक्चर भी करता है। इसके अलावा जो उद्यमशील राज्य है वो क्या करता है, अनुपालन से क्षमता की ओर बढ़ता है। यानी असफल होना जो है वो बड़ी बात नहीं, लेकिन ऐसा राज्य क्या करता है, असफलताओं को स्वीकार करता है और असफलताओं से सीखता है और सुधार करता है। तो देखिए राज्य में भी वही विशेषताएं हैं जो एक बिजनेस में होती हैं, इसीलिए उसे उद्यमशील राज्य का दर्जा दिया गया। बिजनेस क्या करता है, नई चीजें ट्राई करता है, इनोवेट करता है, फेल होता है, अपने फेलियर से सीखता है, ना कि फेलियर से बचकर कार्य करना ही छोड़ देता है। तो यही विशेषताएं एक उद्यमशील राज्य में भी हमें देखने को मिलती हैं। और इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है कोरिया गणराज्य का, है ना, कि केवल नौकरशाही का साहस नहीं था, बल्कि हम देखते हैं कि उन्होंने इंस्टीट्यूशन के लेवल पर सीक्वेंसिंग के माध्यम से, यानी चीजों को बढ़ाकर सुधार कर कर जो है अपनी क्षमता का निर्माण किया, जिसके चलते आज वो जिस स्थिति में है उस स्थिति में पहुंच पाए। यानी उद्यमशील राज्य जोखिम को स्ट्रक्चर करता है, दूसरा असफलताओं से डरता नहीं बल्कि असफलताओं से सीखता है और सीख कर अपनी क्षमता को बढ़ाता है। ये दूसरी विशेषता है उद्यमशील राज्य की। अच्छा, उद्यमशील राज्य की जो नौकरशाही है, जो ब्यूरोक्रेसी है, उसकी भी कुछ विशेषताएं हैं। वहां की ब्यूरोक्रेसी क्या रिजल्ट ओरिएंटेड होती है ना? यहाँ पर केवल छोटे-छोटे नियम प्रक्रियाओं पर ध्यान नहीं दिया जाता कि इस नियम का उल्लंघन हो गया, इस प्रक्रिया का उल्लंघन हो गया, रिजल्ट इंपॉर्टेंट है ना? दूसरा क्या है, सीखने के साथ विफलता के प्रति सहनशीलता भी होती है। त्रुटियां होती हैं, त्रुटियों को स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन त्रुटि होने के चलते या त्रुटि होने के भय से रुक जाना या कुछ ना करना, ये उद्यमशील राज्य की नौकरशाही की विशेषता नहीं है, ऐसा आर्थिक सर्वेक्षण कहता है। और साथ ही समर्थन की विश्वसनीय वापसी, बाहर निकलना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि प्रवेश करना। इसका अर्थ है कि संस्था आदि को समय के अनुसार समर्थन देना बंद कर देना चाहिए। यानी हमें समझ में आना चाहिए कि जिस क्षेत्र में हम हस्तक्षेप कर रहे हैं या सहयोग कर रहे हैं, वहां से एग्जिट कब करना है। सरकार या राज्य पथ प्रदर्शक है, सदैव उस क्षेत्र में बने रहना उनका काम नहीं है, तो उन्हें यह भी पता होता है कि उन्हें एग्जिट कब करना है। यानी आप देख रही हो बहुत ही क्लियरली उद्यमशील राज्य की विशेषताएं बताई गई हैं। और वे विशेषता क्या है, जोखिम को स्ट्रक्चर करता है उद्यमशील राज्य, अपनी असफलताओं से सीखता है और क्षमता में सुधार करता है। वहां की नौकरशाही त्रुटियों के चलते जो है अकर्मण्यता की तरफ नहीं बढ़ती, वहां की नौकरशाही रिजल्ट ओरिएंटेड होती है, ना कि रूल ओरिएंटेड होती है। और वहां की नौकरशाही और सरकार सबको पता है कि किस क्षेत्र से कब हमें अपने कदम वापस खींचने हैं। ये सारी विशेषता देखने को मिलती है उद्यमशील राज्य की। अच्छा, आर्थिक सर्वेक्षण ये भी बताता है कि उद्यमशील राज्य से कंफ्यूज नहीं होना। इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे कि स्टेट को हम कमर्शियलाइज कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी नहीं कि हम स्टेट कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं, है ना, कि सारी शक्ति राज्य अपने हाथ में ले ले, राज्य ही अधिक से अधिक काम करे, ये भी इसका भाव नहीं है। साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण ये भी कहता है कि इसका भाव ये भी नहीं है कि राज्य कुछ बिजनेस को कुछ विशेष लाभ देने की कोशिश कर रहा है। इसका तो मोटा मोटा अर्थ ये निकलता है कि निजी क्षेत्र के नवाचार में एक जो है रणनीतिक भागीदार के तौर पर कौन खड़ा रहेगा, सरकार या राज्य खड़ा रहेगा। तो सबसे पहले आर्थिक सर्वेक्षण में उद्यमशील राज्य जो है उसको परिभाषित किया गया है। अब शुरुआत में मैंने कहा था कि एक बात और जानना जरूरी है कि आखिर ये टर्म चर्चा में क्यों आई। चर्चा में तो बहुत समय से हमने अपने आर्थिक सर्वेक्षण में से स्थान क्यों दिया, क्यों? कारण ये है कि भारत में जो है नियम प्रक्रियाओं को अत्यधिक महत्व दिया जा रहा है, जिसके चलते कई बार हम देखते हैं कि हमारी जो सरकार है, हमारा जो राज्य है, हमारी जो नौकरशाही है, वो कार्य करने से बचने लगती है। हमारे यहाँ असफलताओं को लेकर जो है स्वीकार्यता नहीं है। हमारे यहाँ आप देखोगे किसी भी कदम का जो रिजल्ट है उसे इमीडिएटली देखा जाता है, लेकिन कई चीजों के प्रभाव दीर्घकालिक होते हैं। तो सरकार ये क्लियर करना चाहती है कि सरकार के कुछ काम हैं, राज्य के कुछ काम हैं, और राज्य को उद्यमशील राज्य बनना पड़ेगा, जिसके चलते कुछ कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। हो सकता है कुछ नियम प्रक्रियाएं बाधित हो सकता है कुछ आधारों पर आलोचना हो, लेकिन उद्यमशील राज्य की अवधारणा तो यही है। इसलिए उद्यमशील राज्य को यहाँ पर स्थान दिया गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि कुछ कुछ मामलों में
भारत उद्यमशील राज्य की प्रवृत्ति दिखा भी रहा है, जैसे तेजी से माइक्रोचिप्स के मामले में, है ना? इसके अलावा हरित हाइड्रोजन के मामले में जिस तरह से पायलट प्रोजेक्ट की तरह हम चीजों को लेकर आगे बढ़े हैं, जिस प्रकार से सरकार प्रमुख जो है पथ प्रदर्शक की भूमिका निभा रही है, वैसा हमें अन्य क्षेत्रों में भी करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि आखिर क्यों उद्यमशील शासन होना कठिन है, कारण क्या है? अब इन टर्म्स की बजाय जो इंटेंट है उस पर ध्यान देंगे। सामान्यतः जोखिम से बचने की संस्कृति आज के समय में हमारी नौकरशाही की जो कार्य व्यवस्था है उसे बाधित कर रही है। क्यों नियम प्रक्रियाएं हैं? नौकरशाही कार्य करने से बचती है कि कहीं कोई नियम प्रक्रिया का उल्लंघन हो गया तो। साथ ही रेट्रोस्पेक्टिव पूर्वव्यापी जांच होती है। कई बार कुछ इनोसेंट मिस्टेक्स होती हैं जिनके चलते भी जो है हमारे यहाँ जो निकाय हैं, जो नौकरशाही है, उन्हें काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो उद्यमशील आप कब बनोगे? जब आप प्रोएक्टिव बनोगे। लेकिन आप प्रोएक्टिव छोड़िए, आप एक्टिव नहीं हो सकते। और क्यों नहीं हो सकते? क्यों? क्योंकि नियम प्रक्रियाएं अगर कहीं भी उल्लंघित हो जाए तो बाधा या जोखिम खड़ा हो जाता है। जो निगरानी निकायों द्वारा ईमानदारी से की गई गलतियों को भी सामान्यतः कदाचार जो है उससे जोड़ लिया जाता है। साथ ही भारत में विफलता को अक्षमता के तौर पर देखा जाता है, ना कि विफलता को आगे बढ़ने के लिए एक सीढ़ी के तौर पर देखा जाए। राजनीतिक नेतृत्व को निरंतर यह संकेत देना चाहिए कि ऐसी विफलता स्वीकार ही हमें करना पड़ेगा। नौकरशाही कुछ भी कर रही है, शासन प्रशासन कुछ भी कर रहा है, असफल हो तो निरंतर संकेत देना पड़ेगा कि असफलता सफल होने के लिए जरूरी है। और कोशिश होनी चाहिए कि हम जो है असफलता को सफलता में परिवर्तित कर पाए। ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि ये सक्षमता की एक निशानी है। तो ये जो दृष्टिकोण है कि हम विफलता को अक्षमता इनकैपेबिलिटी मान लेते हैं, ये भी एक त्रुटि है। साथ ही हमने अपने मैट्रिक्स तैयार रखे, कुछ भी नया किया, अगर तात्कालिक तौर पर हमें रिजल्ट नहीं मिला तो हम उसे असफलता मान लेते हैं। लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण कहता है कि ऐसा नहीं है। सिर्फ रिवेन्यू जनरेशन ही एक पर्पज नहीं होता हर एक काम का, उसके अलावा भी बहुत सारे उद्देश्य हैं। साथ ही लोकतंत्र में राजनेता जनभावना के करीब होते हैं और नौकरशाही उनकी जो नीतियां हैं उनके क्रियान्वयन को सुनिश्चित करती है। लेकिन कई बार ये संभावना बनती है कि राजनेता पॉपुलर पॉलिटिक्स और नौकरशाही संकीर्णता की ओर झुक जाती है। तो आर्थिक सर्वेक्षण कहता है कि दोनों के कार्य में क्लासिफिकेशन होना चाहिए कि क्या सरकार या राजनीतिक नेतृत्व को करना है और क्या नौकरशाही को करना है। तो राजनीतिक नेतृत्व दिशा दिखाता है और नौकरशाही उस दिशा में क्या करती है? नीतिगत साधनों को जो है क्रियान्वयन में लेकर आती है। तो मोटा मोटा उद्यमशील राज्य यानी ऐसा राज्य जो प्रोएक्टिव हो, जो जोखिम को स्ट्रक्चर करे, जो इनोवेशन पर, जो R&D पर ध्यान दे, जो इन्हें फंड भी करे, हाई जो रिस्क एरियाज हैं उन पर ध्यान दे। ऐसा राज्य जो बिजनेसेस के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनर के तौर पर आगे बढ़े, उसे हम क्या कहेंगे? उद्यमशील राज्य। और भारत के लिए अब ये जरूरी है कि भारत एक उद्यमशील राज्य बने, क्योंकि ऐसा ना होने के चलते हमारी नौकरशाही, हमारी शासन व्यवस्था अनेक बाधाओं का सामना कर रही है। और भारत की ग्लोबल लेवल पर जो पोटेंशियल होनी चाहिए, भारत उस पोटेंशियल का दोहन नहीं कर पा रहा, है ना? तो जिसके चलते उद्यमशील राज्य की अवधारणा चर्चा में रही। तो आप देखोगे कि उद्यमशील राज्य की अवधारणा एक की टर्म है। आपसे प्रीलिम्स में भी एक स्टेटमेंट नीचे कुछ क्लैरिफिकेशन देकर पूछा जा सकता है कि कौन सा कथन उद्यमशील राज्य की अवधारणा को सही से परिभाषित करता है। अच्छा, मुख्य परीक्षा में भी इकोनॉमी में इसे किसी भी अन्य चीज के साथ जोड़कर या लिंक करके आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अकेले भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो ये क्या है? एक की कंसेप्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। हम सभी जानते हैं कि भारत में सीपीआई, जीडीपी, इनके बेस ईयर कैलकुलेशन मेथड में कुछ जो है अपडेशन की चर्चा काफी लंबे समय से चल रही है। तो उसी के चलते हम पाते हैं कि सीपीआई के व्यापक अपडेशन पर विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके चलते ये पूरा आर्टिकल चर्चा में रहा। इसमें दो बातों पर ध्यान दिया गया है। एक तो सीपीआई आखिर है क्या और उसकी व्यवस्था क्या है, और दूसरा सीपीआई जो पुरानी हमारी श्रृंखला है जिसका बेस ईयर है 2012
और नया बेस ईयर हम बना रहे हैं 2024। आखिर इन दोनों के कैलकुलेशन मेथड में या व्यवस्था में हमें किस प्रकार का अंतर देखने को मिलेगा? तो यही इस आर्टिकल में चर्चा का केंद्र बिंदु है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले विशेषज्ञ समूह ने सीपीआई की नई श्रृंखला में किए गए सुधारों और संशोधनों की रूपरेखा तैयार की है। और ये जो विशेषज्ञ समूह है इसे किसके द्वारा गठित किया है? मोस्पाई, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा इस समूह का गठन किया गया है। चलिए बात करते हैं सीपीआई के संदर्भ में। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स आपने सुना होगा कि एट प्रेजेंट भारत में डब्ल्यूपीआई और सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स, दो ऐसे इंडेक्स हैं जिनके माध्यम से हम इन्फ्लेशन को मापते हैं। चलिए साथ ही मैं आपको एक होमवर्क भी दे देती हूं। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आखिर प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स क्या है जिसकी तरफ भारत डब्ल्यूपीआई से आगे बढ़ना चाह रहा है। अर्थात भारत अब धीरे धीरे डब्ल्यूपीआई से प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स की तरफ बढ़ना चाह रहा है। तो मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है कि आखिर ये इंडेक्स क्या है, और दूसरा डब्ल्यूपीआई और पीपीआई में अंतर क्या है? ये आपका होमवर्क है, पढ़ना है और कमेंट सेक्शन में इसे लिखकर भेजना है। चलिए अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक पर। टॉपिक है सीपीआई के बारे में। हमने देखा कि एट प्रेजेंट हमारे यहाँ सीपीआई और डब्ल्यूपीआई दो इन्फ्लेशन इंडेक्स है जो काम करे। इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या होता है? देखिए इनमें इंडेक्स में हम क्या करते हैं, कुछ वस्तुओं और सेवाओं को शामिल करते हैं और उन वस्तुओं और सेवाओं के संदर्भ में मूल्य में किस प्रकार का बदलाव आ रहा है, इस आधार पर हम इन्फ्लेशन को मापते हैं। अच्छा, जो वस्तुएं और सेवाएं होती हैं उनको भारांश भी दिया जाता है। तो यही है इंडेक्स। अब डब्ल्यूपीआई और सीपीआई में क्या अंतर है? जो थोक के लेवल पर, होलसेल के लेवल पर इन्फ्लेशन की बात करें वो है डब्ल्यूपीआई, और जो कंज्यूमर को जिस मूल्य पर उत्पाद या सेवा मिल रही है उस मूल्य में किस प्रकार का बदलाव हो रहा है, वहां पर इन्फ्लेशन को मेजर करने की या वहां पर इन्फ्लेशन के बदलाव को मापने की कोशिश करें, उसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। यही यहाँ पर दिया भी गया है कि परिवारों द्वारा उपभोग के लिए खरीदे जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की सामान्य खुदरा कीमतों में किस प्रकार का परिवर्तन हो रहा है, उसे ट्रैक करता है सीपीआई। सीपीआई प्रत्येक माह मोस्पई, है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा जारी किया जाता है। अच्छा, हमारे यहाँ जो सीपीआई है, एक तो है शहरी सीपीआई, एक है ग्रामीण सीपीआई और एक है सीपीआई कंबाइन। ये तीनों हैं जो मोस्पई मंत्रालय के तहत जारी किए जाते हैं। अब इसी से मुझे और याद आया, एक होमवर्क और है आप लोगों के लिए। आप मुझे बताएंगे कि क्या कुछ और भी सीपीआई हैं, जैसे सीपीआई एग्रीकल्चर लेबर, सीपीआई रूरल लेबर, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर। आपको मुझे बताना है कि इन सीपीआई को आखिर कौन जारी करता है, मोस्पई या कोई और संस्था है जो ये सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जारी करती है। चलिए सीपीआई क्या है ये हमने देखा, कौन कौन से सीपीआई किसके द्वारा जारी किए जाते हैं इसके संदर्भ में भी हमने बात की। अब यहाँ पर आपको एक काफी फैंसी टर्म दिखाई देगी कि सीपीआई के संकलन के लिए लॉस्पेयर इंडेक्स फॉर्मूले का उपयोग किया जाता है। बड़ा ही सरल है। ये फॉर्मूला क्या कहता है? ये फॉर्मूला तीन तत्वों पर आधारित है। एक है आधार वर्ष के दौरान कीमत, आधार वर्ष के दौरान भारांश और वर्तमान महीने की कीमत। यही तो है सीपीआई या डब्ल्यूपीआई, किसी का भी फंडा। क्या है, हम क्या करते हैं कि एक बेस ईयर बनाते हैं, है ना, कि जैसे वर्तमान में सीपीआई का बेस ईयर जो काम कर रहा है वो क्या है, 2012। अच्छा, उस बेस ईयर में हमने बास्केट में जो वस्तु और सेवा डाली उनको अलग अलग भारांश देते हैं और देखते हैं कि उस बेस ईयर में उनका मूल्य क्या था, और उस बेस ईयर के सापेक्ष फिर हम महीना दर महीना, साल दर साल ये देखते हैं कि इन्फ्लेशन में किस प्रकार का बदलाव आ रहा है। या महीना क्यों लिखा गया? क्योंकि सीपीआई के आंकड़े हर माह जारी किए जाते हैं। तो यही तो तीन की हैं जो कि इन्फ्लेशन इंडेक्स में गणना को संभव बनाते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें सीपीआई की तो 2014 के पास से भारत में सीपीआई को आरबीआई के द्वारा इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले इस्तेमाल किया जा रहा था डब्ल्यूपीआई को। 2014 ऑनवर्ड्स भारत में डब्ल्यूपीआई का इन्फ्लेशन टारगेट को लेकर स्थान कौन लेते रहता है? सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, है ना।
आपने सुना होगा कि आरबीआई का इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क है। ये फ्रेमवर्क क्या कहता है कि आरबीआई को इन्फ्लेशन 4 प्लस माइनस 2 की रेंज में बनाकर रखना है। लेकिन ये इन्फ्लेशन कौन से इंडेक्स के आधार पर देखा जाएगा? ये इन्फ्लेशन देखा जाएगा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर। तो यहाँ पर बताया गया है कि ये जो है डिफ्लेटर के तौर पर भी काम करता है, जब हमें ये देखना हो कि मूल्य का प्रभाव क्या है हमारी जीडी पर। आपने सुना होगा एक है रियल जीडीपी, एक है सांकेतिक जीडीपी। सांकेतिक जीडीपी अगर हम कहें कि देखिए 25-26 में हमारे यहाँ इतना उत्पादन हुआ, इसका मूल्य ये है, तो ये क्या होगी हमारी सांकेतिक जीडीपी, हम आज के मूल्य ले रहे हैं, है ना। और अगर हम बेस ईयर के मूल्यों के सापेक्ष या स्थिर मूल्यों के सापेक्ष आज के उत्पादन को देखें तो हम किसकी बात कर रहे होते हैं? रियल जीडीपी की। तो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में डिफ्लेशन कितना है, इन्फ्लेशन का प्रभाव कितना है, वो भी सीपीआई के माध्यम से देखा जा सकता है। और साथ ही इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए तो आरबीआई के द्वारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइन का इस्तेमाल किया ही किया जाता है। तो ये जो इन्फ्लेशन इंडेक्स है, ये अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन की स्थिति को जानने और साथ ही आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से इन्फ्लेशन को जो है नियंत्रित करने की कोशिश करता है, प्रबंधित करने की कोशिश करता है। तो वहां पर भी एक टूल के तौर पर सीपीआई महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सारी बातें थी जो सीपीआई के बारे में मूलभूत है। अब हम देखते हैं कि चलिए जो पुरानी श्रृंखला है और जो नवीन संशोधन है उनमें क्या अंतर है। सबसे पहले आधार वर्ष की बात की जाए तो पुराने का क्या है 2012, है ना। और जो नया हम डेवलप कर रहे हैं उसमें आधार वर्ष किसकी बात कर रहे हैं? 2024। अच्छा, मदों की संख्या भी बदली है। जो पुरानी श्रृंखला है उसमें 299 आइटम्स हैं, जिसमें से 259 वस्तु और 40 सेवाएं हैं। अब क्या हो गया है? 358, जिसमें से 308 वस्तुएं और 50 सेवाएं हैं। हम देखते हैं कि 2012 वाली जो हमारी श्रृंखला है उसमें सामान्यतः ऑनलाइन बाजारों को हमने स्थान नहीं दिया, लेकिन ऑनलाइन मार्केट अब इंपॉर्टेंट हो रही है। तो जो नई श्रृंखला की हम बात कर रहे हैं उसमें 25 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों के लगभग 12 ऑनलाइन बाजारों को हमने कवर करने की कोशिश की है। जहां तक बात है डेटा वर्गीकरण की, तो उद्देश्य के अनुसार व्यक्तिगत उपभोग के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल कंजम्पशन अकॉर्डिंग टू पर्पज, ये नियम है। बेसिकली आपने सुना होगा सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग है, यूएन के द्वारा इसे स्वीकार किया गया। क्या है सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट की? बेसिकली हमने जब नेशनल अकाउंटिंग हो, जीडीपी या इस प्रकार की जो है गणना इत्यादि राष्ट्रों के बीच की जाए तो राष्ट्रीय स्टैंडर्ड मानकों का इस्तेमाल करें ताकि राष्ट्रों के बीच तुलना भी संभव हो पाए और वास्तव में अर्थव्यवस्थाओं की स्थिति क्या है उसका भी सही आंकलन हो पाए। तो यूएन के द्वारा जो है सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंटिंग को अपनाया जाता है। उसी के तहत क्या है? सीओआईसीओपी यानी उद्देश्य के अनुसार व्यक्तिगत उपभोग का वर्गीकरण। अब ये क्या है? सिंपली उसी के तहत एक घटक इसमें क्या किया जाता है या उसी के तहत इसे अपनाया गया, इसमें क्या किया जाता है? इंडिविजुअल जो कंजम्पशन करता है उन कंजम्पशन आइटम्स का क्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे आप देखोगे खाने पीने की नॉन अल्कोहल वाली चीजें, अच्छा अल्कोहल आधारित बिवरेजेस, या फिर आप देखोगे कि वस्त्र हो गया या अन्य प्रकार के आइटम। इस प्रकार का जो क्लासिफिकेशन है वो किसके तहत किया गया है? ये सीओआईसीओपी, है ना। पहले का क्लासिफिकेशन कब का था? 1999 का, जिसका इस्तेमाल हम 2012 की हमारी श्रृंखला में कर रहे हैं। लेकिन अब नया क्लासिफिकेशन आ गया है और ये क्लासिफिकेशन आज की आवश्यकताओं के अनुरूप अधिक संगत है, क्योंकि आज उपभोक्ता आप देखोगे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका पहले उपभोग करता था, अब नहीं। अब बहुत सारी नई चीजें आ गई हैं, जैसे ऑनलाइन आप देखोगे सब्सक्रिप्शन आ गए हैं, है ना। बहुत सारी डिजिटल सेवाएं आ गई हैं। साथ ही ये जो नया क्लासिफिकेशन है वो जो पहले सेवाएं थी या पहले जो चीजें थी उनके बेहतर क्लासिफिकेशन पर भी ध्यान देता है। जैसे पहले आप देखोगे अगर स्वास्थ्य पर खर्च की बात की जाए तो सरकार, है ना, निजी क्षेत्र या बीमा से कवर होता है। इतना बेहतर क्लासिफिकेशन नहीं था, लेकिन अब जो नया क्लासिफिकेशन आया है उसमें प्रमुख फिर उसके साथ उपभाग सब पार्ट्स भी बना दिए गए हैं ताकि उद्देश्य के अनुसार व्यक्तिगत उपभोग, है ना, जो इंडिविजुअल कंजम्पशन अकॉर्डिंग टू द पर्पज है उसे बेहतर ढंग से क्लासिफाई किया जा सके। तो जो नया क्लासिफिकेशन उसका इस्तेमाल किया जाएगा
अच्छा, घर किराया सूचकांक संकलन की बात की जाए तो पुरानी जो श्रृंखला है उसमें केवल शहरी क्षेत्र के लिए ये व्यवस्था थी, अब शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए होगी। लेकिन इसमें क्या है, नियोक्ता द्वारा जो आवास दिया जा रहा है उसे छोड़ दिया जाएगा। राज्य स्तर पर डेटा पहले क्या था, केवल संयुक्त डेटा, अब राज्य स्तर पर भी ग्रामीण, शहरी और संयुक्त सूचकांक और मुद्रास्फीति की बात हम कर रहे हैं। अगर हम भारांश की बात करें तो पुरानी श्रृंखला में खाद्य और पेय पदार्थों का भारांश लगभग लगभग 46% और एग्जैक्टली 45.86% था। अब ये भारांश कम हुआ है, कितना है, 36.75%। लगभग लगभग हम कह सकते हैं कि 9-10% के आसपास की गिरावट खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थों के भारांश में देखने को मिली है। तो ये जो नई श्रृंखला की हम बात कर रहे हैं, ये बहुत सारे मामलों में आज की व्यवहारिकताओं के अनुरूप है और ये संभावना बनती है कि श्रृंखला के द्वारा जो हमें बदलाव देखने को मिलेगा वो बेहतर होगा और इन्फ्लेशन इत्यादि को हम ज्यादा सटीक ढंग से जो है मेजर कर पाएंगे और तभी उसको लेकर रणनीतियों का इस्तेमाल कर पाएंगे। तो सीपीआई या सीपीआई से जुड़ी हुई नई श्रृंखला अपडेशन ये सदैव और सदैव प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट था, इम्पोर्टेंट है और इम्पोर्टेंट रहेगा। तो पुरानी श्रृंखला की व्यवस्था, नई में क्या व्यवस्था, और साथ ही मैंने एक और इंडेक्स आपको होमवर्क के तौर पर दिया है, पीपीआई, उसे पढ़कर बताना है ना, कि आखिर ये व्यवस्था क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रमुख न्यूज आर्टिकल को जो बात कर रहा है कोकिंग कोल के बारे में। क्या किया गया है, कोकिंग कोल को महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज घोषित किया गया है। सबसे पहले खनिजों के संदर्भ में हमारे यहाँ जो व्यवस्था है वो किस एक्ट के माध्यम से, एमएमडीआर, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 के तहत। अब सरकार ने इसी एक्ट के तहत कोकिंग कोल को क्या बना दिया है, महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज के रूप में अधिसूचित किया है। आज के समय में आप लोग न्यूज़ टुडे अगर लगातार सुन रहे हो तो मैं अंदाजा लगा सकती हूँ कि कितनी बार आपने क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में पढ़ लिया होगा, है ना। मिनरल सेक्टर आज के समय में अत्यधिक महत्वपूर्ण है और क्रिटिकल मिनरल तो आज के समय में हाईली प्रायोरिटाइज्ड है। कारण क्या है, ये जो ट्रेड वॉर, वेपनाइजेशन है ना, ये सारी चीजें चल रही हैं, उन्होंने क्रिटिकल मिनरल्स की आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर दिया है। और भारत, जहां हम देखते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स का ज्यादा उत्पादन होता नहीं, अधिकांश निर्भरता किस पर है, आयात पर है। अगर आयात की भी बात की जाए तो, या फिर अगर हम क्रिटिकल मिनरल्स की आपूर्ति श्रृंखला की भी बात करें तो चाइना का स्थान महत्वपूर्ण आता है और चाइना के साथ हमारे डिप्लोमेटिक संबंध जो है थोड़ा सा ऊपर नीचे होते रहते हैं, जिसके चलते क्रिटिकल मिनरल अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब क्रिटिकल मिनरल्स की ही साथ हमने किसको शामिल कर दिया है, कोकिंग कोल को शामिल कर दिया है। यानी एमएमडीआर अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग डी में हमने कोकिंग कोल को शामिल कर दिया है और इसी अनुसूची में हम किसको सूचीबद्ध करते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स को सूचीबद्ध करते हैं। उद्देश्य क्या है इसका, क्यों हम कर रहे हैं, कारण ये है कि देखिए वर्तमान में भारत अपना जो कोकिंग कोल आवश्यकता है उसका 95% आयात के माध्यम से पूरा करता है और इस कार्य में अच्छी खासी विदेशी मुद्रा हमें खर्च करनी पड़ती है। एक तो आयात पर निर्भरता, विदेशी मुद्रा खर्च कर रहे हैं, और दूसरा कोकिंग कोल हमारे लिए जो हमारा इस्पात उद्योग है उसकी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है और इस्पात उद्योग हमारा एक महत्वपूर्ण उद्योग है। तो इस्पात उद्योग की आवश्यकता की बात करें, आयात पर निर्भरता की बात करें, इन दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझ में आता है कि भारत में जो है कोकिंग कोल की उपलब्धता को हमें बढ़ाना पड़ेगा, है ना। और हम क्यों किसी भी जो है खनिज को, अगर हम क्रिटिकल मिनरल या फिर एमएमडीआर अधिनियम की जो प्रथम अनुसूची है उसके भाग डी में शामिल कर दें तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मोटा मोटा ये निकलता है कि ऐसे किसी खनिज या ऐसे किसी संसाधन की खोज की मंजूरी मिलना आसान है, इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा। सरकार जो है, केंद्र सरकार आसानी से अन्वेषण या खनन की अनुमति देती है और इस प्रकार की प्रक्रिया तेज हो जाती है ताकि भारत में इन खनिजों या कोकिंग कोल की हम विशेषतः बात कर रहे हैं, कोकिंग कोल का उत्पादन तेजी से बढ़े। अब आगे यहाँ पर सिंपली बताया गया है कोकिंग कोल के बारे में। क्या है कोकिंग कोल का इस्तेमाल कहाँ होता है, आप देखोगे इस्पात, इसके अलावा सीमेंट, रसायन, पेट्रोकेमिकल उद्योगों में भी किसका इस्तेमाल होता है, कोकिंग कोल का इस्तेमाल होता है।
देखिए, उच्च ताप पर बिना वायु के जब कोयले का दहन किया जाता है ना? तो आप देखोगे कि जो एक ठोस तरह का पदार्थ मिलता है, उसे हम कोकिंग कोल के नाम से जानते हैं। ये जो या कोक के नाम से जानते हैं, क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों? क्योंकि इन सारी इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा, भारत के लिए ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत के पास कोकिंग कोल बनाने की क्षमता सीमित है। कारण क्या है? कुकिंग कोल उस कोयले से बनता है जिसमें राख की मात्रा कम हो और सल्फर की मात्रा कम हो। लेकिन भारतीय कोयले में आप देखोगे कि उच्च राख और जो है क्या देखने को मिलता है? उच्च राख और उच्च सल्फर देखने को मिलता है। इसके अलावा भारत में वैसे भी खनन से बहुत सारे मुद्दे जुड़े हुए हैं, जैसे कि भूमिगत जो खदान है उसमें आग की घटनाएं, जमीन का धंसना इत्यादि भूमिगत अधिग्रहण से जुड़े हुए मुद्दे जो ओवरऑल ही भारत में कोयला खनन को प्रभावित करते हैं। और स्पेसिफिकली बात की जाए अगर कोकिंग कोल की, तो उसके सामने सबसे बड़ी बाधा क्या है? उच्च राख और उच्च सल्फर कंटेंट होना। अगर हम बात करें कि भारत में इसके भंडार कहाँ हैं, तो लगभग लगभग 27 बिलियन टन भंडार हैं जो प्रमुखतः झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और छत्तीसगढ़ में स्थित है। आगे बताया गया कि आखिर सरकार कोयला क्षेत्र को प्रमोट करने के लिए क्या कर रही है। स्पेसिफिकली अगर कोकिंग कोल की बात की जाए तो मिशेल कोकिंग कोयल है। अच्छा, इसके अलावा वाणिज्यिक कोयला खनन में हमने जो है 100% एफडीआई की अनुमति दी है। इसके अलावा आप देखिए अभी कुछ समय पहले एमएमडीआर संशोधन अधिनियम 2025 आता है। इस अधिनियम के माध्यम से सरकार काफी सारे बदलाव करती है। एक बदलाव ये भी था कि इस अधिनियम से पहले निजी क्षेत्र को कैप्टिव यूज के लिए यानी अपने यूज के लिए कोयला खनन की अनुमति थी। हमने कुछ समय पहले बाजार में बेचने की अनुमति भी दे दी, यानी आप अपने उद्देश्य हेतु जो कोयला खनन कर रहे हैं उसका एक हिस्सा आप बाजार में भी बेच सकते हो, लेकिन लिमिट कितनी? अधिकतम 50%। तो 2025 का जो एमएमडीआर अधिनियम है हमने वो सीमा भी हटा दी। इसके अलावा राजस्व साझाकरण नीलामी, यानी नीलामी की जा रही है कोयला खानों की, तो आपको सरकार के साथ क्या साझा करना पड़ेगा? लाभ नहीं बल्कि अपना रिवेन्यू साझा करना पड़ेगा। साथ ही फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी, यानी हमने कोयले को इवैक्यूएट किया, निकाला और वहां से जो पहले एक पॉइंट तक पहुंचाते हैं जहां से आगे वो जाता है, उसके बीच भारत में कनेक्टिविटी नहीं है। ये काम सामान्यतः सड़क इत्यादि के माध्यम से होता है, लेकिन इसका एक अच्छा विकल्प है कन्वेयर बेल्ट्स, कन्वेयर बेल्ट इत्यादि। कन्वेयर बेल्ट जो लगातार घूमती रहती है, आपने सामान रखा, घूमी, वो यहाँ से वहां पहुंची, फिर वापस आ गई, है ना? इस तरह का जो एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे बढ़ावा देने के लिए हम फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी योजना लेकर आए हैं। तो कोयला क्षेत्र में सरकार काफी कुछ कोशिश कर रही है, लेकिन आज भी कोकिंग कोल के मामले में हमारी आयात पर निर्भरता है। इसलिए सरकार ने उसे एमएमडीआर एक्ट, है ना, उसके तहत प्रथम अनुसूची की भाग डी में शामिल कर दिया, ताकि जल्दी से अगर हमें कोई अनुमति देनी है तो हम दे पाएं और तेजी से कोकिंग कोल का उत्पादन भारत में बढ़े। अब ये बताया गया है एमएमडीआर एक्ट के बारे में, कुछ मूलभूत बातें मैं बता देती हूँ। जैसा मैंने बताया, भारत में खनिजों के संदर्भ में एमएमडीआर एक्ट प्रमुख है। बेसिक ये एक्ट है 1957 का। समय समय पर हमने इस एक्ट में संशोधन भी किए हैं। इस एक्ट के तहत खनिजों को दो सूची में वर्गीकृत किया गया प्रमुखतः। एक है प्रमुख खनिज और दूसरा है गौण खनिज। जो प्रमुख खनिज और गौण खनिज की सूची है या क्लासिफिकेशन, उसे कौन देखता है? केंद्र सरकार। अच्छा, जैसे प्रमुख खनिज घोषित कर दिया, उसकी नीलामी सारी व्यवस्था को देखेगी केंद्र सरकार, और जो गौण या जो माइनर मिनरल्स हैं उनके संदर्भ में व्यवस्था को देखने का काम करती है राज्य सरकार, है ना? तो हमने हमारे यहाँ एमएमडीआर एक्ट में काफी कुछ व्यवस्था की हुई है। जैसे इस एक्ट के तहत डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन की व्यवस्था है। क्या है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन? फाउंडेशन है ना? ये क्या करती है? देखिए, इनको फंड कहाँ से मिलता है? जो जिला खनन प्रभावित है वहां की जो खनन कंपनीज हैं, रॉयल्टी का एक हिस्सा किसको देती है? डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन को देती है। और ये फाउंडेशन जो है आगे ये सुनिश्चित करती है कि वो पैसा वहां के लोगों के कल्याण के लिए खर्च हो पाए। इसके अलावा ऐसे क्षेत्रों में अन्वेषण को बढ़ावा देने और अवैध खनन को रोकने के लिए राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्याय भी है, ट्रस्ट भी है, जिसकी व्यवस्था कौन करता है? एमएमडीआर एक्ट। इसके अलावा 2023 में भी हमने कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए। संशोधन क्या थे? 12 परमाणु खनिजों की सूची में से 6 खनिजों को हटा दिया। साथ ही
केंद्र सरकार को महत्वपूर्ण खनिजों के लिए अनन्य रूप से नीलामी करने का अधिकार दे दिया गया। साथ ही गहराई में जो निक्षेपित खनिज है, महत्वपूर्ण खनिज हैं, उनके लिए अन्वेषण लाइसेंस की शुरुआत या लाइसेंसिंग की व्यवस्था को सिंप्लीफाइड किया गया ताकि भारत में क्रिटिकल मिनरल्स का उत्पादन संभव हो पाए। इतना ही नहीं, क्रिटिकल मिनरल मिशन भी हम लेकर आते हैं ताकि चाहे उत्पादन के माध्यम से या चाहे जो है खनन के माध्यम से, चाहे रिकवरी, जहां ऑलरेडी क्रिटिकल मिनरल यूज हो चुके हैं उनको हम रिकवर कर पाए। हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिकल मिनरल्स की आपूर्ति भारत में बढ़ाने की कोशिश की बात करता है क्रिटिकल मिनरल मिशन। लेकिन ये आर्टिकल स्पेसिफिकली किसके बारे में था? कोकिंग कोल। आयात पर निर्भरता कितनी है? कोकिंग कोल होता क्या है? भारत में कोकिंग कोल का उत्पादन सीमित क्यों है ना? कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिनके लिए कोकिंग कोल प्रमुख है? और कोकिंग कोल के क्लासिफिकेशन में क्या बदलाव किया गया है? कौन से एक्ट की कौन सी सूची में उसे शामिल किया गया है और उसके क्या निहितार्थ हैं? ये सारी वो जानकारी है जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी है। और जब ऐसा कोई डेवलपमेंट होता है तो आप देखोगे कि प्रीलिम्स में प्रश्न भी बनता है। तो अंत में जो जो हेडिंग्स मैंने बताए, है ना, उन सब के संदर्भ में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। आगे बात करते हैं आज की अंतिम प्रमुख खबर जो जुड़ी हुई है ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट फ्लडिंग से। मामला क्या है? हिमालय काराकोरम क्षेत्र में हिमनदीय झील के टूटने से उत्पन्न बाढ़ के जोखिम का आंकलन नेचर पत्रिका का एक शोध पत्र कहता है कि अभी भी बहुत कम है। क्या कहते हैं इनका रिसर्च पेपर? कि इस क्षेत्र में 19,000 से अधिक हिमनदियां ग्लेशियर है। 0.15 डिग्री सेल्सियस से 0.60 डिग्री सेल्सियस प्रति दशक की दर से जो ग्लेशियर हैं वो गर्म हो रहे हैं। यानी हिमनद अब तेजी से पिघलेंगे। जब हिमनद पिघलते हैं तो उनका जल कहाँ जाता है? ग्लेशियर लेक्स में जाता है। और जब वो जल जो लेक्स हैं उनकी वहनीय क्षमता से परे हो जाए तो ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लडिंग का कारण वो बनता है। तो नेचर पत्रिका का एक शोध पेपर कह रहा है कि अभी हमारा आंकलन बहुत कम है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। हिमनदीय झीलों के टूटने से उत्पन्न होने वाली बाढ़ यानी ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लडिंग का कारण ये बन सकता है। और भारत ने ऐसी कुछ भयावह ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लडिंग जैसी स्थिति का सामना भी किया है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में पूर्वी हिमालय में हिमनदीय झीलों की संख्या और उनका क्षेत्रफल अधिक है। तो हिमनदीय झील के टूटने से उत्पन्न बाढ़ का खतरा भी सर्वाधिक इसी क्षेत्र में है। उसके बाद हमारे यहाँ मध्य और पश्चिमी हिमालय का स्थान आता है। साथ ही इस रिपोर्ट ने कुछ और महत्वपूर्ण आंकड़े बताए हैं। क्या है? उच्च उत्सर्जन के चलते हम क्या देख रहे हैं कि 2021 तक हाई माउंटेन एशिया के बर्फ का जो द्रव्यमान है उसका 65% लुप्त हो जाएगा। यानी वहां जो अभी बर्फ है उसका 65% लुप्त हो जाएगा। एशिया हाई माउंटेन एशिया क्या है? एशिया में जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र हैं जिसमें हिमालयन क्षेत्र, जिसमें काराकोरम क्षेत्र, त्यान शान सब शामिल हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? हाई माउंटेन एशिया। इस क्षेत्र में जो आइस का द्रव्यमान है वो 65% तक कम हो सकता है, ऐसा इस रिपोर्ट का कहना है। अब आगे सिंपली यहां पर यह बताया गया है कि ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट फ्लडिंग आखिर क्या है। सबसे पहले ग्लेशियर लेक क्या है? आप देखोगे हिमनदीय क्षेत्रों में हिमनद के किनारों पर, सामने, पीछे या कई बार हिमनद के नीचे भी कुछ जो है आप देखोगे झील प्रकार की आकृति बन जाती है। इस झील में जब हिमनद पिघलती हैं तो उनका जल प्रवेश कर जाता है, यानी ग्लेशियर लेक का निर्माण हो जाता है। अब अनेक कारणों के चलते जो है ये ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लडिंग यानी ग्लेशियर लेक में बाढ़ की स्थिति भी पैदा हो जाती है। अच्छा, जरा सोचिए बाढ़ की स्थिति किस प्रकार से पैदा होती होगी? कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं? आप देखोगे कि सबसे पहले तो क्या होता है कि हिमनद अगर रिट्रीट कर रहे हैं, धीरे धीरे संकुचित हो रहे हैं, अधिक जल पिघल रहा है, वो हिमनदीय झीलों में आ जाएगा। झीलों की सहनीय सीमा से परे भी हो सकता है। इसके अलावा हिमस्खलन, है ना, अत्यधिक वर्षा या जो परमाफ्रोस्ट यानी बर्फ की जो परमानेंट लेयर है उसका क्षरण होना, भूस्खलन, इनके चलते क्या होता है कि जो ग्लेशियल लेक्स हैं ये प्रभावित हो जाती हैं। अचानक से इनका जल इनसे बाहर निकल कर जो है जल अत्यधिक होता है, बाहर निकल कर आसपास के क्षेत्र में तेजी से फैलता है और ये बाढ़ का कारण बन जाता है।
तो ग्लेशियल लेक और ग्लेशियल लेक से उत्पन्न बाढ़ क्या है और ऐसा क्यों होता है, अभी तक सिंपली हमने इसे समझा है। अब भारत में ग्लेशियल लेक आउटब्रस्ट फ्लडिंग का एग्जाम्पल हमने केदारनाथ आपदा और नेपाल में दिग्दशो घटना के संदर्भ में अच्छे से देखा है। चोराबारी, है ना, नामक जो लेक थी, उस लेक से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है जो केदारनाथ आपदा का प्रमुख कारण बनती है। इसमें जोखिम अत्यधिक है। क्यों? क्योंकि नीचे के इलाकों में प्रचंड बाढ़ की स्थिति पैदा होती है और अत्यधिक विनाश होता है। पानी के साथ आप देखोगे मलबा, है ना, मिट्टी, चट्टाने, पेड़, ये सब बहकर आ जाता है, जो आप देखोगे आगे अवसंरचना को, जनजीवन को क्षति पहुंचाता है। प्रभाव क्या है? प्रभाव में एक तो हमने देखा अत्यधिक विनाशक प्रभाव है। बाकी क्या है? 10 लाख लोग हिमनदीय झील के 10 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, जो सर्वाधिक असुरक्षित है, यानी जान का खतरा है। दूसरा, आर्थिक लागत भी है। ये अवसंरचना इत्यादि को गंभीर तौर से प्रभावित करती है। साथ ही सीमा पार जोखिम है। बाढ़ जो एक देश से शुरू होती है, दूसरे देश यानी निचले समुदायों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचा, यानी जो ऊपरी है जैसे चीन, तिब्बत, इनमें कम, लेकिन जो नीचे का प्रभाव वाले क्षेत्र हैं जैसे भारत, नेपाल इत्यादि, वो इस प्रकार की ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लडिंग से बुरी तरह से प्रभावित हो सकते हैं। तो सिंपल है, ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लडिंग की जो हमारी आंकलन की सीमितताएं हैं उसको लेकर नेचर पत्रिका का एक शोध पत्र आता है। शोध पत्र में एक दो बातें कही गई है, मेंस में एग्जाम्पल देने के लिए जरूरी होंगी, उन्हें याद रख लेना है, लेकिन प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है कि GLOF ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लडिंग की अवधारणा आपको स्पष्ट हो, है ना, और क्या कारण होते हैं उसके, ये भी ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए। अब प्रबंधन कैसे हो सकता है? देखिए, हम अपनी चेतावनी प्रणालियों को बेहतर बनाएं ताकि पहले से ही जोखिम का आंकलन हम कर पाए, चेतावनी दे पाए, जान माल की क्षति को हम कम कर पाए। इसके अलावा हम संरचनात्मक उपाय कर सकते हैं, जैसे स्लिपवे और जल निकासी। स्लिपवे मतलब जल जो है आप देखोगे डैम इत्यादि से निकालने का एक तरीका। साइफनिंग क्या है? हम देखते हैं पाइप या कोई कनेक्टिविटी के माध्यम से एक जल निकाय का जो जल है वो दूसरे स्थान पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। हिमोड़ बांध जो है उनको मजबूत करना, यानी ये सारे तरीके हो सकते हैं, ये सारी संरचनाएं हो सकती हैं जिनके चलते हम हिमनदीय झीलों से उत्पन्न होने वाली बाढ़ की जो स्थिति है या जो आशंका, उसे कम कर सकते हैं। गैर संरचनात्मक उपाय क्या है? बाढ़ से सबसे पहले या किसी भी आपदा से सबसे पहले प्रभावित कौन होता है? वहां का समुदाय। वो फर्स्ट होते हैं जो किसी भी आपदा के प्रति प्रतिक्रिया करते हैं, तो उनको तैयार करना, उनको शिक्षित करना, है ना, मॉक ड्रिल इत्यादि, प्राथमिक चिकित्सा या आपूर्ति व्यवस्थाओं को बनाकर रखना, यानी चेतावनी, संरचनात्मक, गैर संरचनात्मक प्रकार के उपाय। अब ये जो ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लडिंग है, पहले तो सिर्फ किसी देश विशेष के लिए परिघटना नहीं है। आप देखोगे कि बहुत सारे देश ऐसे हैं जो मिलकर ग्लेशियर्स को साझा करते हैं, है ना, तो प्रभाव जो है बहुत सारे देशों से जुड़ा हुआ है। साथ ही R&D का लेवल अलग है, तो कुछ राष्ट्रों का जो ज्ञान है, शोध है, वो अन्य के साथ भी अगर साझा किया जाए तो उन राष्ट्रों के द्वारा भी इस प्रकार की आपदा का बेहतर ढंग से प्रबंधन संभव है। नीति और नियोजन यानी जोखिम का आंकलन करना पड़ेगा और उसी प्रकार से भूमि उपयोग होना चाहिए। जहाँ जोखिम अत्यधिक है वहां मानवीय बसाव को जो है अवॉइड करना चाहिए। तो भूमि का इस्तेमाल किस प्रकार से होगा ताकि अगर कोई जोखिम आए तो हमारी हानि कम से कम हो, और साथ ही हम ऐसे सेंसिटिव एरियाज में ऐसी आर्थिक गतिविधियां या इस प्रकार से भूमि का इस्तेमाल ना करें कि वो जोखिम की संभावना को और बढ़ा दे। इन सारे तरीकों के इस्तेमाल के माध्यम से हम ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट फ्लडिंग की घटनाओं को कम कर सकते हैं। और सबसे लंबी अवधि का और जो सस्टेनेबल सुझाव है वो ये रहेगा कि हमें क्लाइमेट चेंज पर बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ग्लेशियर्स का मेल्ट होना एक प्रमुख कारण है ना। प्राकृतिक आपदाओं की बारंबारता, है ना, बाढ़ का जो है, वर्षा का तेजी से आना, अनुमान से परिस्थितियां हो जाना, तो इनके पीछे एक प्रमुख प्रेरक माना जाता है क्लाइमेट चेंज को। तो ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है, लेकिन शॉर्ट टर्म में इन सब चीजों पर हमें काम करना पड़ेगा। तो ये थी आज की 5 प्रमुख खबरें। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं संक्षिप्त सुर्खियों पर। संक्षिप्त सुर्खियों में आज की हमारी पहली संक्षिप्त सुर्खी
है? किसके संदर्भ में? विश्व परमाणु परिदृश्य रिपोर्ट के संदर्भ में। एक्चुअली विश्व परमाणु संघ ने विश्व परमाणु परिदृश्य रिपोर्ट या वर्ल्ड न्यूक्लियर आउटलुक रिपोर्ट जारी की है और ये परमाणु ऊर्जा के भविष्य को लेकर काफी सकारात्मक तस्वीर प्रस्तुत कर रही है। चलिए देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट में आखिर क्या-क्या जो है डिस्कस किया गया है। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिपोर्ट क्या कह रही है। 2050 तक वैश्विक परमाणु ऊर्जा क्षमता 1446 गीगावाट इलेक्ट्रिक तक पहुंच सकती है और ये जो क्षमता है, जो हमारा अनुमान था कि 2050 तक परमाणु ऊर्जा कितनी होगी, उस अनुमान से भी अधिक है। अनुमान क्या था? 1200 गीगावाट इलेक्ट्रिक के आसपास। और ये लक्ष्य हमने 2023 में दुबई में जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है उसके तहत कोप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28वीं हुई, उसमें तय किया था। साथ ही रिपोर्ट ये भी कहती है कि जो कुल परमाणु ऊर्जा क्षमता होगी उसका एक बहुत बड़ा प्रतिशत लगभग 980 गीगावाट इलेक्ट्रिक के आसपास कहां से आएगा? 5 देशों से आएगा, जिसमें चीन, फ्रांस, भारत, रूस और अमेरिका प्रमुख रहेंगे। साथ ही इस रिपोर्ट में यह भी सिफारिश की गई है कि डीकार्बनाइजेशन और ऊर्जा सुरक्षा के मामले में ये जो परमाणु ऊर्जा है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम बिजली बाजारों में सुधार करें और परमाणु ऊर्जा को ऊर्जा के जो अन्य स्वच्छ स्रोत हैं उन्हीं के समान और न्यायसंगत स्थान भी दिला पाए। तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें जरूरी हैं वो ये है कि रिपोर्ट क्या है, कौन जारी करता है। बाकी इस रिपोर्ट की जो फाइंडिंग है स्पेसिफिकली अगर परमाणु ऊर्जा की बात हो तो कुछ एक दो इंपॉर्टेंट सेट ऑफ डेटा हो सकता है जिसे आप आगे कैरी कर सकते हैं। अगली जो हमारी संक्षिप्त सुर्खी है वो जुड़ी हुई है लिविंग रूट ब्रिज से। भारत के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में लिविंग रूट ब्रिज काफी अधिक चर्चा में बने रहते हैं। फिलहाल ये क्यों चर्चा में है? यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए भारत ने इनका नामांकन दस्तावेज प्रस्तुत किया है और ये लिविंग रूट ब्रिज प्रमुखतः भारत में नॉर्थ ईस्ट में भी कहा, मेघालय में प्रमुखतः देखने को मिलती है। इन्हें जो है जिंग कियंग जरी या ल्यू चराई सांस्कृतिक परिदृश्य के नाम से विरासत सूची में शामिल किया गया है क्योंकि इनका स्थानीय नाम यही है। अब ये लिविंग रूट ब्रिज आखिर होते क्या है, जरा सोचिए। हमने जो पेड़ है ना, इस प्रकार से डेवलप किए, नदी है उसके दोनों तरफ उन्हें झुकाकर परस्पर मिलाया और साथ ही बीच में तने, बांस, पत्थर इत्यादि का इस्तेमाल किया कि ताकि वो जो है वो किसका काम कर पाए? एक ब्रिज का काम कर पाए। तो मेनली हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? लिविंग रूट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, जिसके माध्यम से हम अन्य उपयोगी सामग्री को यूज करके क्या बना रहे हैं? ब्रिज बनाते हैं। इसी को हम किस नाम से जानते हैं? लिविंग रूट ब्रिज। अब देखिए लिखा हुआ, नदी के दोनों किनारों पर रबड़ के पेड़ लगाए जाते हैं, हाथों से मोड़ा घुमाया जाता है, अन्य सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है और अंततः पूरी तरह से एक लिविंग रूट ब्रिज बनने में 10 से 15 वर्ष लग जाते हैं। क्लियर है? अब मेघालय के जो लिविंग रूट ब्रिज हैं उनके बारे में, किनका नाम क्या है? जियांग कियांग जरी कहा जाता है। रबर वृक्षों की जड़ों से बनी हुई ये संरचना है, इस पर ध्यान देना है। यह मेघालय के उप उष्णकटिबंधीय और आर्द्र वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कौन सी समुदाय, कौन सी जनजाति? खासी जनजाति के देशज समुदायों के द्वारा ये तैयार किए जाते हैं। इनका इस्तेमाल सीढ़ियां, रास्ता, पुल इत्यादि के तौर पर, मंच, टावर इत्यादि के तौर पर, मृदा अपरदन, भूस्खलन को रोकने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो किस पेड़ से बनते हैं, किस राज्य में प्रमुख है, कौन सी जनजाति से जुड़े हुए हैं, इनका स्थानीय नाम क्या है, ये सारी वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए जरूरी हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं धूल भरी आंधियां, और बात करने की आवश्यकता नहीं है, पश्चिमी भारत के अधिकांश लोगों ने धूल भरी आंधियों को अनुभव किया होगा। धूल भरी आंधियां क्या होती हैं? देखिए, ये बेसिकली एक मौसमी परिघटना है। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में हम देखते हैं कि मृदा सामान्यतः ढीली होती है, तो अगर हवा तेज चले तो अपने साथ दूर दूर तक वो रेत या धूल के कणों को उड़ाकर ले जाती है। इन्हीं को हम धूल भरी आंधियां कहते हैं। ये धूल भरी आंधियां पश्चिमी भारत में काफी कॉमन है। सामान्यतः मानसून से पूर्व जो गर्मी का समय होता है उसमें धूल भरी आंधियों की परिघटना हमें देखने को मिलती है।
अब प्रश्न ये है कि ये तो परिघटना है जो साल दर साल हमें देखने को मिलती है, चर्चा में क्यों है? क्यों? क्योंकि एक अध्ययन के अनुसार यह पाया गया है कि पश्चिमी भारत से उठने वाली तेज धूल भरी आंधियां सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करती है और अपने साथ बैक्टीरिया और रोगाणु लेकर जाती हैं और इन्हें अंततः हिमालय की चोटियों पर जमा कर देती है। अब आगे यही है, और इस रिपोर्ट में क्या पाया गया है कि ये धूल भरी आंधियां सिंधु गंगा के मैदान को पार कर लेती हैं, साथ ही स्थानीय प्रदूषण को साथ में मिला लेती हैं और उच्च जो हमारे क्षेत्र है, ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं उन्हें माइक्रोबायल तंत्र में बदल देती है। यानी ऐसे क्षेत्रों में सूक्ष्म जीव अत्यधिक देखने को मिलते हैं जो अंततः श्वसन संबंधी बीमारियां, त्वचा संक्रमण, पेट, आंत यानी विभिन्न प्रकार की बीमारियों का कारण बनते हैं। यानी ये जो डस्ट स्टॉर्म है अपने साथ बैक्टीरिया, रोगाणु लेकर जाते हैं और ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्रों तक इन्हें पहुंचा देते हैं। ऐसा एक शोध में पाया गया जिसके चलते धूल भरी आंधियां चर्चा में रही। तो धूल भरी आंधी को ज्योग्राफिकल फिनोमिना के तौर पर समझना इस आर्टिकल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। चलिए बात करते हैं बॉम्ब चक्रवात की। एक्चुअली उत्तरी अमेरिका में एक ऐसा चक्रवात आया जिसके चलते बॉम्ब चक्रवात चर्चा में रहा। इस चक्रवात की विशेषता क्या है? इसमें तेज ठंडी, कड़ाके की सर्दी होती है, तेज हवाएं और भारी बर्फबारी होती है, यानी गंभीर प्रकार की मौसमी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। अब बम चक्रवात क्या है? जब निम्न दाब वाली वायु राशि उच्च दाब वाली वायु राशि से टकरा जाती है तब इस प्रक्रिया को हम बोम्बोजेनेसिस के नाम से जानते हैं और इस प्रक्रिया से जो चक्रवात बनते हैं उन्हें हम बॉम्ब चक्रवात के नाम से जानते हैं। इसका प्रभाव इतना तीक्ष्ण होता है कि 24 घंटे के भीतर जो है, हम देखते हैं कि होता क्यों है कि 24 घंटे के भीतर वायुमंडलीय दाब में 24 मिली बार की भारी गिरावट दर्ज की जाती। कितना तीक्ष्ण प्रभाव है। दाब में गिरावट, अत्यधिक दाब यानी थोड़ी थोड़ी दूरी पर आप देखोगे कि दाब में प्रेशर जो है बदलता रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रेशर ग्रेडियंट। हवाएं बहुत प्रबल हो जाती हैं, है ना। और प्रमुखतः ये कहाँ? पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्पन्न होते हैं। और इसका कारण क्या है? उत्तरी अमेरिका की ठंडी वायु और अटलांटिक महासागर के ऊपर की जो गर्म वायु है वो आपस में टकराती हैं। तो कौन सी परिघटना होती है? बॉम्बोजेनेसिस। ये परिघटना बॉम्ब चक्रवात का प्रमुख कारण बनती है। क्लियर है? इसलिए बम चक्रवात चर्चा में है। डार्क मैटर, JWST यानी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जो आंकलन आए हैं, जो अवलोकन आए हैं, उन्होंने खगोलविदों ने जो है डार्क मैटर का एक विस्तृत मानचित्र जारी किया। अब डार्क मैटर हम कितने समय से पढ़ते आ रहे हैं। ये क्या है? अदृश्य है। ये तारों, ग्रहों या चंद्रमा जैसे सामान्य पिंडों पर इनके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के आधार पर, है ना, इनके अस्तित्व का अनुमान लगाया जाता है। ये प्रकाश को उत्सर्जित, अवशोषित और परिवर्तित नहीं करता। सामान्य पदार्थ के साथ बहुत ही कम ये अभिक्रिया करता है। अच्छा, ब्रह्मांड की अगर संरचना की बात की जाए तो जो दृश्य पदार्थ है वो मात्र 5% है, डार्क मैटर 27 और डार्क एनर्जी 68% है। बाकी आगे बताया गया है JWST यानी जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में। क्या है इसका लक्ष्य? बिग बैंग परिघटना के बाद ब्रह्मांड का जो इतिहास है उसके हर चरण का अध्ययन करना, ताकि हम ये देख पाएं कि आज जो स्थिति है वो स्थिति किस प्रकार से बनती है। चमकदार पिंडों से लेकर आकाश गंगा, तारे, ग्रह प्रणालियों का निर्माण, सौर मंडल का कैसे विकास होता है, इन सब के बारे में अध्ययन करना JWST का लक्ष्य है ना। बाकी आप देखोगे प्रक्षेपण वर्ष, अवस्थिति, तो ये सारी चीजें हैं जो यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा होनले डार्क स्काई रिजर्व क्या है? ये क्यों चर्चा में? लद्दाख के होनले में भारतीय खगोलीय वेधशाला ने खून जैसा लाल अरोरा की दुर्लभ जो परिघटना, अरोरा सब परिघटनाएं आपने सुनी होगी, ज्योग्राफी में एक फेमस कंसेप्ट है। होनले डार्क स्काई रिजर्व के बारे में बताया गया है कि पहला ये डार्क स्काई रिजर्व है, चांगथांग वन्यजीव अभ्यारण्य के भीतर है। इसकी अत्यधिक ऊंचाई जो है न्यूनतम प्रकाश प्रदूषण के साथ विशाल अंतरिक्ष के अवलोकन के लिए बिल्कुल स्पष्ट प्रकार की वायुमंडलीय दशाएं प्रदान करती है। यह भारतीय खगोलीय वेधशाला में स्थित है। हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप लगा हुआ है, जिसमें हिमालयन चंद्रा टेलीस्कोप लगा हुआ है। लाल अरोरा क्या है? 200 किलोमीटर से अधिक की ऊंचाई पर बनते हैं, जहां वायुमंडलीय सघनता
कम होती है। तो बहुत बेसिकली फंडामेंटल ज्योग्राफी के कंसेप्ट है। अब चूंकि न्यूज इन शॉर्ट है तो बहुत ज्यादा चीजें हम डिस्कस नहीं कर सकते, तो एक बार जिस सब्जेक्ट से जुड़े हुए फंडामेंटल कंसेप्ट हैं उनको अच्छे से देख लेंगे। इस्लामिक रेवोल्यूशन रिगार्ड कॉप्स, क्या किया गया है? ईरान के प्रदर्शनकारियों पर की गई हिंसात्मक कार्यवाही के जवाब में ये जो आईआरजीसी है ना, इसे यूरोपीय संघ ने अपनी आतंकवादी सूची में शामिल कर लिया है। अब जिस आईआरजीसी की हम बात कर रहे हैं, आखिर ये है क्या? ये ईरान का सबसे शक्तिशाली सशस्त्र बल माना जाता है। इसकी स्थापना 1979 में इस्लामिक क्रांति के तुरंत बाद इस्लामिक व्यवस्था की रक्षा करने के लिए हुई थी। अच्छा, ये जो आप देखोगे बल है, इनके पास थल नभ जल तीनों क्षेत्रों की सैन्य दक्षताएं हैं। यह ईरान के सामरिक हथियारों की निगरानी भी करता है। अच्छा, यह ईरान के भीतर एक अर्ध सैनिक बासिस रेजिमेंट फोर्स को भी नियंत्रित करता है। यह ईरान की नियमित सेना से स्वतंत्र रूप से कार्य करता है और प्रत्यक्ष तौर पर ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रति जवाबदेह है। तो यहाँ पर ये जो कॉप्स है या इस्लामिक रेवोल्यूशन रिगार्ड कॉप्स है, इसकी मूलभूत व्यवस्था क्या है, ये क्या करता है, इसकी शक्ति क्या है, इसके बारे में चर्चा की गई। और ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि ईरान में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ इन्होंने हिंसक कार्यवाही की, जिसके चलते यूरोपीय संघ ने इसे आतंकी सूची में शामिल कर दिया है। अगली संक्षिप्त न्यूज जुड़ी हुई है पियमाना से। देखिए, प्रोजेक्ट असेसमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर मॉनिटरिंग एंड एनालिटिक्स फॉर नेशनल बिल्डिंग, ये इसका पूरा नाम है। और ये है क्या? वेब आधारित प्लेटफॉर्म है। इसको संचालित कौन करेगा? मोस्पेई करेगा, है ना। इसने किसका स्थान लिया है? पहले हमारा ऑनलाइन कंप्यूटरीकृत निगरानी प्रणाली थी, जिसका स्थान इसने लिया है। इसको जो है आप देखोगे 150 करोड़ से अधिक मूल्य की जो केंद्रीय क्षेत्र की अवसंरचना परियोजनाएं हैं, उनकी निगरानी के लिए एक वेब प्लेटफॉर्म बनाया गया, उसे क्रियान्वित किया गया है, जिसका नाम है PAIMANA, जिसकी फुल फॉर्म हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये किस सिद्धांत पर काम करता है? वन डेटा वन एंट्री, यानी जो एपीआईज है उनके माध्यम से उद्योग संवर्धन और आर्थिक यानी डीपीआईआईटी के इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग पोर्टल के साथ ये जुड़ा हुआ है और ये डेटा के प्रवाह को स्वचालित बनाता है। तो मोटा मोटा कभी पूछा जाए तो अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी के लिए एक वेब आधारित पोर्टल बनाया गया है, जिसका नाम है पियमाना। सबसे जरूरी इस बात पर ध्यान देना और इसे किसके द्वारा संचालित किया जाता है, इस पर भी ध्यान देना है ना। मोटा मोटा इसी प्रकार का कुछ कार्य करने के लिए हमारे यहाँ एक प्रगति पोर्टल भी है। तो आपका काम ये है कि आपको ये पढ़ना है कि प्रगति पोर्टल क्या करता है और इस जो है व्यवस्था से वो कैसे अलग है। अब हम बात करते हैं कालबेलिया। राजस्थान में कालबेलिया समुदाय अत्यधिक चर्चा में रहता है। फिलहाल चर्चा में रहा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है और नोटिस जारी करके कालबेलिया समुदाय द्वारा मृतकों को दफनाने के अधिकार से जुड़ी हुई मांग का जो है मामला है, जिसे उठाया है। देखिए, कालबेलिया समुदाय क्या हुआ कि कालबेलिया समुदाय को सामान्यतः कोई अपने जो समुदाय के मृत लोग हैं उनको दफनाने के लिए कोई डेजिग्नेटेड प्लेस नहीं दिया गया, जिसके चलते समस्या उत्पन्न होती है। काफी बार ये मामला उठता है और नेशनल जो है ह्यूमन राइट कमीशन ने इसे ह्यूमन राइट वायलेशन माना। एक बात ध्यान देने की है कि कालबेलिया समुदाय में सामान्यतः मृत जनों को दफनाया जाता है ना, जो है उन्हें जलाया नहीं जाता है। तो ये बात ध्यान देने की है। मामला क्या है वो पता होना चाहिए। उसके बाद आगे जो दिया गया है वो केवल किस बारे में है? कालबेलिया समुदाय कि थार मरुस्थल की क्या है? एक खानाबदोश जनजाति। और कौन से जिले हैं? पाली, उदयपुर और अजमेर, जहां पर ये सामान्यतः देखने को मिलती है। इन्हें सपेरों के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन सांप पकड़ने पर प्रतिबंध लग गया। तो इस समुदाय ने अपना ध्यान परफॉर्मिंग आर्ट पर दिया और वो परफॉर्मिंग आर्ट क्या है? कालबेलिया नृत्य। इस नृत्य को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में भी 2010 में शामिल किया गया है। इसमें जो महिलाएं होती हैं वो सामान्यतः नृत्य करती हैं और पुरुष क्या करते हैं? पुंगी या बीन बजाना, डफली, खजरी जैसे जो वाद्य यंत्र हैं उनको बजाकर महिलाओं का साथ देते हैं। तो ये है कालबेलिया।
है ना? समुदाय या कालबेल या नृत्य। देखिए, सबसे ज़रूरी बात ये है कि हमारी न्यूज़ तो अब समाप्त हो गई है। लेकिन एक ज़रूरी बात ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूज़ आर्टिकल्स में से, चाहे मैं न्यूज़ इन डिटेल की बात करूँ, चाहे मैं न्यूज़ इन ब्रीफ की बात करूँ, क्या प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी है, क्या मेंस के लिए ज़रूरी है? हर एक बात, हर एक अंतिम तथ्य को आप याद नहीं कर सकते। तो पीवाईक्यू देखिए और साथ ही ये समझिए कि कहाँ से कितना क्या पढ़ना और रिटेन करना ज़रूरी है, तभी एफिशिएंसी आएगी। इसी सुझाव के साथ आज के इस न्यूज़ टुडे अंक को मैं विराम देती हूँ। आप सभी का धन्यवाद।